हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। अभी के सेशन में हम बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको लगातार चैनल के माध्यम से MCQ बेस्ड प्रैक्टिस सेशन दिए जा रहे हैं। अभी में हम बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। MTS के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, साथ ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदर पद जहाँ कहीं पर भी आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप पढ़ने शुरू कर रहे हैं MCQ, सबसे ज़रूरी है इसके बारे में समझना कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्लास पहले ही प्रोवाइड की गई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। जो अभी ना पढ़े हों, अभी भी आप स्पीड बढ़ा लीजिए अब वीडियो की और वहाँ से जाकर चीज़ों को पढ़ लीजिए। जब उसको पढ़ने के बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात और बता दूं कि अगर आप सभी को ये चीज़ पता है कि केवल जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 2005 उसमें से सब कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में हो तो निकाल दीजिए, ये सब नहीं आएगा पूरा। लेकिन जो जो चीज़ें उसमें से मेन चीज़ें थी मैंने आपको बताई, वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि जिसमें अबाउट यूनिवर्सिटी दिया है तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा है, न कि पूरे एक्ट के बारे में। ठीक है, तो वो सब चीज़ों पर फोकस करिएगा। प्रीवियस ईयर में था कि पूरा यूनिवर्सिटी एक्ट था, लेकिन तब तो आया नहीं। लेकिन अभी बात करें तो अभी पूरी चीज़ें नहीं है। मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में हर एक चीज़ बताई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मेरे साथ। 25 क्वेश्चन मैंने इसमें सेट किए हैं, आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन और सॉल्व करिए। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट AU के लिए है ये वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन, बताइए सामान्य प्रशासन के लिए कौन सा कथन सही है। आगे जब हम जैसे जैसे प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी फॉर्मेट में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। सेम टू सेम तो वो लाइन हो नहीं सकती, लेकिन उसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सामान्य प्रशासन के लिए कौन सा कथन सही है। पहला देखेंगे, जनहित के लिए काम किया जाता है उसमें, या यह केवल एक उद्देश्य पर काम करता है, या यह मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा सामान्य प्रशासन के दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। जनहित के लिए, जनहित का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सभी लोगों के हित की बात नहीं हो रही। जनहित का मतलब जो यूनिवर्सिटी में जो भी काम होंगे उनको जो है डिनोट कर रहा है जनहित। ठीक है, कि जो भी वहाँ पे काम होंगे, चाहे वहाँ छात्र हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे जो भी चीज़ें लोग उनसे जुड़े हों, पूरी सभा जुड़ी हो, सभी के लिए ये बात हो रही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बताइए योजना के शैक्षणिक प्रबंधन कार्य में क्या शामिल है, आपको बताना है। योजना के शैक्षणिक प्रबंधन कार्य में बताएंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे, निर्देशित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी, वित्तीय योजना, कर्मचारियों की नियुक्ति, या उपरोक्त सभी। बताइए इसमें से क्या है। मतलब योजना के शैक्षणिक प्रबंधन का मतलब है कि प्लानिंग के साथ जो शैक्षणिक प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट होगा वो किस पर आधारित, कर्मचारियों की नियुक्ति। मतलब अगर आपको शैक्षणिक प्रबंधन अच्छा करना है तो कर्मचारियों की नियुक्ति से कोई मतलब है नहीं। वित्तीय योजना बना के भी क्या करेंगे आप। तो निर्देशित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी, मतलब फ्यूचर में कैसी चीज़ें हो सकती हैं बेहतर, उसकी तैयारी को लेके अगर चलें तभी योजना के शैक्षणिक प्रबंधन में जो है अच्छा काम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आपको जो है कुछ शब्दावलियाँ वहाँ देखने को मिल सकती हैं पेपर में। अगला बताइएगा, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। भौतिक संसाधन निम्नलिखित जो दिए हैं इसमें से कौन सा है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है कार्यालय भवन, C ऑप्शन है छात्र, या प्रधानाचार्य। तो यहाँ तो आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा। तो भौतिक संसाधन का मतलब यहाँ पर है कि जो कि फिजिकल चीज़ें हों, तो ये है आपका कार्यालय भवन। ठीक, अगला बताइएगा, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाहरी प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक से मतलब है कि मेन जो हेड है, तो आपके जैसे कुलपति हैं अभी फ़िलहाल देखें यूनिवर्सिटी के तौर पे, तो वो जो है बाहरी और आंतरिक जो काम होते हैं उसके लिए एक कड़ी का काम है। जैसे केंद्र सरकार से अगर कोई प्रस्ताव लेना है या कोई काम कराना है यूनिवर्सिटी में, तो एक कड़ी, एक माध्यम होना चाहिए। कौन ये काम करता है, तो वो आपके मेन हेड होंगे विद्यालय या विश्वविद्यालय के। तो यहाँ
प्रधानाध्यापक लिखा है, यहाँ पर कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कथन की बात थी ये किसने कही थी? तो राधा कृष्णन ने, एस.एन. मुखर्जी ने, गांधी जी ने या नेल्सन ने। तो ये जो बात है, ये तथ्य जो है एस.एन. मुखर्जी ने की थी। एक दो फैक्चुअल प्रश्न ऐसे आ सकते हैं आपको। अगला बताइएगा, विश्वविद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन से हैं? मानवीय संसाधन, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो है भौतिक संसाधन में से कौन सा शामिल है। आपको यहाँ पे बताना है कि विश्वविद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन से हैं। कुलपति होंगे, शिक्षक होंगे, कर्मचारी होंगे या उपरोक्त सभी होंगे? बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को जब देख रहे हैं तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मानवीय संसाधन होंगे हमारे, कुलपति भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, मतलब कुल मिला के सभी लोग जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी लोग मिल के चीज़ों को करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे मानवीय संसाधन की बात हो रही तो तीनों शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। एक सामान्य प्रशासक के रूप में आपके क्या दायित्व होंगे? मान लीजिए आप एक सामान्य प्रशासक है। मैंने आपको जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी बताई थी तभी बताया था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेले सिंगल बॉडी नहीं होती कि वो सिंगल कार्य कर रही है। हाँ, ये होता है कि जो भी वहाँ के दायित्व होते हैं, जो कि फाइनल डिसीजन होता है, कुछ कमेटी गठित होती है, उसके मेंबर्स होते हैं, वही उस पे जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर सुचारू रूप से पूरे काम को चलाना है तो कोई ना कोई जो है सभी को शामिल होना ज़रूरी हो जाता है उसमें, जितने भी वहाँ पर पद होते हैं, चाहे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। तो वही है कि आप अगर एक सामान्य जो है प्रशासक हैं, आप अपने को वहाँ पे इमेजिन करिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो आपके क्या दायित्व होंगे, मतलब आप क्या काम करेंगे? पहला ऑप्शन सुनिएगा, केवल अपना काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक। दूसरा ऑप्शन है कि कागज़ और सभी अव्यवस्थित चीज़ों को संग्रहित करेंगे, मतलब आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, अगर अस्त व्यस्त हैं तो उसको भी संग्रहित करेंगे, यानी स्टोर करके रखेंगे। या फ़ोन और ईमेल पर प्रश्नों का समाधान करेंगे। आपको पता है कि सभी जगह पे हेल्पलाइन चीज़ें होती हैं, हेल्प डेस्क क्लर्क वाली जो काम होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या उसमें भी आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या केवल सिर्फ अपना ही काम करेंगे? अगर हम इस सभी ऑप्शन को देखते हैं तो आपको जो आंसर देना होगा, जो वहाँ पे ऑप्शन है उसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात बताएं कि आपको एमटीएस की जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पर पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा है आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। तो अगर उस तौर पे देखें तो ये सभी काम आपके शामिल हैं, वो भी आपकी ड्यूटी में ही आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? दैनिक प्रशासन का मतलब डेली जो रूटीन में काम हो रहे हैं। देखिए, एक दैनिक वाला काम होता है जो कि डेली है कि वो होगा ही, कुछ मंथली काम होते हैं, कुछ आपके एनुअली काम होते हैं। ठीक है, जैसे बजट जो बनता है और उसमें यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सब एक वर्ष का एक बार बनता है, तो सब काम एक बार होते हैं। परीक्षाएं हैं तो 2 बार हो रही हैं, मतलब जैसी चीज़ें होंगी उस तरीके से काम होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें जो है दैनिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सीनेट यानी प्रबंधनकारी समिति, या सिंडिकेट जिसको कार्यकारी परिषद कहेंगे, विद्यार्थी परिषद यानी विद्या परिषद आप इसे कह सकते हैं, अकादमी परिषद। कौन इसमें होगा जिम्मेदार पूरे दैनिक प्रशासन के लिए? जो रोज़ाना के जो प्रशासन होंगे उस पर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को संबद्ध तरीके से किया जाए, इस पर मेन काम किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिंडिकेट यानी कार्यकारी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है? बताना है आपको, दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन सुनेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। चूँकि अभी नालंदा का फिर से मतलब हुआ है शिलान्यास नहीं कहेंगे, उद्घाटन, तो हो सकता है ये प्रश्न बन जाए आपको। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो होता है उसका उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, या उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे में सुधार, या डिजिटल साक्षरता में बढ़ावा देना, या वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों का समर्थन करना? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचों में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये इसका मतलब है केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछे गए हैं। ठीक है,
केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल कितने होंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल 4 हो जाएगी संख्या, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको 6 दिखेगा, लेकिन 4 है, ठीक है। 6 के लिए कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ठीक। अगला देखेंगे, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित में से मतलब क्या चीज़ थी, मतलब कितने भाषा सूत्रों के विषय में बात की गई थी, ये आपको बताना है। जैसे देखेंगे, एक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा या चतुर्थ भाषा। तो देखिए, जो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था उसमें जो है त्रिभाषा के लिए बोला गया था। त्रिभाषा का मतलब कि जो भारतीय शिक्षा आयोग गठित हुआ तो उसमें बताया गया था कि छात्रों को जो है 3 जो है लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज भी जो है, लोकल लैंग्वेज जो होगी, रीजनल लैंग्वेज उनकी वो भी शामिल थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताना है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 1902 में या 1897 में, 1882 में और 1909 में, किस में थी? तो 1902 में। 1902 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, बताना है आपको। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा आयोग था वो जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, यदि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को हटाना है, हटाने का मतलब ऐसा है कि जैसे या तो कुछ ऐसे उसके कार्य हों कि जो सही ना हो, उस ढंग से हटाना हो, या तो फिर वो संविदा कर्मी हो उसे हटाना हो, तो उस पर्पज़ से आपको ये आंसर करना है। बताइएगा कि यदि किसी विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को हटाना है उसके समय काल से पहले, तो अंत रूप में मुहर किसकी लगेगी, मतलब फाइनल डिसीजन किसका होगा। जैसे कि अगर कोई विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो उसमें कई डिपार्टमेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो सकता है, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का मेन हेड होगा, उसका आखिरी मतलब डिसीजन लेने वाला, या कौन होंगे, आपको इसमें से बताना है कि कुलपति होंगे, कुलाध्यक्ष, या कार्य परिषद का आखिरी डिसीजन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर कुलपति ने किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे कमेटी को नियुक्त किया है कि आपको ही डिसीजन लेना है, तो फाइनल तौर पे वो डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है समय काल पूरा होने से पहले, जैसे होता है ना, कुछ लोग आप देखते होंगे करप्शन के चार्ज में बाहर चले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अगर समस्याएं हैं सामने, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए आपको इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है, अगर इससे प्रश्न आएंगे तो इसी तरीके से प्रश्न घुमा के पूछे जाएंगे। आपको पता सब रहेगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। बताइए, अगला प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय होता है उसमें कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? जो प्रत्येक विश्वविद्यालय होते हैं उसमें पुस्तकालय होते हैं, तो उसका मेन अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष के रूप में कितने लोग काम करेंगे? 2, 3, 1 या 4? राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा, क्या विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति से अपना दिया हुआ डिप्लोमा, उपाधि, सम्मान वापस ले सकता है? मतलब आपको पता होगा कि कई तरीके के समारोह होते हैं, दीक्षांत समारोह होता है, और भी सेमिनार्स कराए जाते हैं जिसमें कई प्रकार की उपाधियां, डिप्लोमा, सम्मान ये सभी दिए जाते हैं कि व्यक्तियों को। तो आपको बताना है, ये सिर्फ छात्रों को ही नहीं दिए जाते, जैसे कोई शिक्षा में अच्छा किया, कोई कर्मचारी उसने अच्छा किया, तो सबको दिए जाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है, क्या विश्वविद्यालय को देने का तो पावर है, क्या उसको वापस भी ले सकता है? उनको ऐसा पावर है? बताइए आप, ऑप्शन क्या सही होगा। हाँ, वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, स्थिति पर निर्भर करेगा कि क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वो वापस ले सकते हैं, उनको पावर है। अगला बताइएगा कि किसी उपाधि को वापस लेने के लिए उपस्थित मतदाताओं का कितना बहुमत जो है मिलना अनिवार्य है। अब इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी को कोई उपाधि दी जाती है तो क्या होता है, कुछ लोगों की सहमति बनती है, तो एक जो है कमेटी नियुक्त की जाती है कार्यकारी परिषद के द्वारा, और भी उसमें अन्य लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो मतदान करते हैं क्रम से, जैसे मान लीजिए 4 लोग का नाम सेलेक्ट किया गया कि नहीं इनको ये उपाधि देनी है, तो उसमें जो है नाम सेलेक्ट करना होता है, फिर मतदान करना होता है कुल मिला के। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा, कम से कम वही पूछा जा रहा है कितना बहुमत मिलना अनिवार्य है, तभी उस व्यक्ति को वो उपाधि दी जाएगी। बताइएगा, जो है 2/3 बहुमत,
या तो मतलब 2/3 बहुमत से होगा कि इस तरीके से लिखा रहेगा आपको, या 1/3 बहुमत होगा कि या 1/2 होगा, 2/4, इस तरीके से आंसर पूछा जाए तो 2/3 बहुमत होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, इसका आंसर करिए। विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी बनने की आवश्यक शर्त निम्नलिखित में से क्या होगी? अगर आपको विश्वविद्यालय का अधिकारी बनना है तो आपके लिए क्या शर्त होनी अनिवार्य है? ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला है वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, यानी वो विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ा हो या वहाँ का शिक्षार्थी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का मूल निवासी हो, या सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी, मतलब वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो और भारत का मूल निवासी दोनों होना ज़रूरी है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि वह भारत का मूल निवासी हो। देखिए आपका जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई अधिकारी बनना है इसमें का तो लोकल तौर पे, मतलब मूल रूप से वो जो है भारत का निवासी होना चाहिए, तभी वो जो है विश्वविद्यालय का, जो भारत में विश्वविद्यालय है वहाँ का कोई अधिकारी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी या कोई पदेन सदस्य अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? मतलब कोई भी कर्मचारी है या कोई भी कार्य परिषद का सदस्य है, विद्या परिषद का है, कहीं का भी हो, तो अगर उसको अपना त्यागपत्र देना है, मान लीजिए उसकी नियुक्ति हुई है, उससे काम नहीं करना, वहाँ से हटना है, तो वो त्यागपत्र देगा। तो त्यागपत्र जो लिखा जाएगा वो किसको संबोधित करके लिखा जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो कुलपति को संबोधित किया जाएगा। जैसे आप लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते थे ना प्रिंसिपल को, ठीक है, तो प्रधानाचार्य के को संबोधित करते हुए आप लिखते थे, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसके हेड को लिखते थे। तो वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसको करेंगे आप? कुलपति को करेंगे, कुल सचिव का नाम लिखेंगे, या दोनों का, या अपने अपने अधिकारी का? मतलब अपने अधिकारी का यहाँ सेंस है कि जहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट में रहेंगे, जो आपका हेड रहेगा, आप उस अधिकारी को संबोधित करके लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सचिव को। कुल सचिव को जो है इसके लिए जो है संबोधित करके लिखा जाता है। यहीं पर एक प्रश्न का उत्तर और समझ लीजिए। जैसे ही मान लीजिए आपने कभी तो त्यागपत्र दिया या किसी ने कभी त्यागपत्र दिया, तो जैसे ही उनके जो है संबोधन में आ गया, उनको पता चला कि हाँ ये चीज़ है, और उनको नियुक्ति पत्र ये इनको त्यागपत्र मिला लिखित रूप से, तो जब ये डिसीजन ले लेंगे, मुहर लगा देंगे, तो उसी दिन से वो जो है प्रक्रिया में आ जाएगा, यानी उसी समय उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल कितने जो है घटक महाविद्यालय हैं? ऑप्शन का आंसर दीजिएगा। 6 हैं, 11, 10 या 15? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल कितने घटक महाविद्यालय हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हैं, 11, 10 या 15 हैं? बताइए। तो राइट आंसर 11 है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम कौन सा है? ठीक है, 1973, 1873, 1919 या 1819? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम क्या हो जाएगा? 1973, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। कुलाधिपति कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? बताइए, कुलाधिपति जो होते हैं कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? तो ये जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? जो संकायों के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए होती है, ऑप्शन ए सही होगा। यहीं पर एक प्रश्न का उत्तर और जान लीजिए आप लोग। पूछा जाता है जैसे जो संकाय होते हैं डिफरेंट टाइप के संकाय होंगे, वहाँ पर जो है वरिष्ठता के क्रम में जो है हर 3 वर्ष पे जो है मेन संकायाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वित्त अधिकारी की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है? जो वित्त अधिकारी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होगी? कुलपति की सिफारिश पर, प्रतिकुलपति या कुल सचिव या कार्य परिषद की सिफारिश पर होगी? तो देखिए, जो वित्त अधिकारी होते हैं उनको किसको नियुक्त करना है वित्त अधिकारी के पद पर, इसकी सिफारिश जो है कार्य परिषद द्वारा की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 25वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए,
इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितनी, पहली बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी पहले उनको थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहीं से बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, तो आप पहले थ्योरी पढ़िए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसका प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड रहेगा, आप चाहे नहीं मिल रहा हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जल्द ही आपको दूंगी। इंग्लिश के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं, इंग्लिश की भी आपको दे दिया जाएगा। अभी आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है। MTS के लिए तो और कम है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा मान लीजिए। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसकी PDF भी टेलीग्राम पर आपको भेज दी जाएगी समय से। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें अपना। जय हिंद।